नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे जिज्ञासा सीरीज के नए एपिसोड। मैं हूं आज की होस्ट शर्मिष्ठा त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन नचिकेता कॉलेज। मैं सभी को मिलवाना चाहती हूँ हमारी 3 ग्रेट पर्सनालिटीज से जो कि आज हमारे बीच में मौजूद है। हमारी पहली ग्रेट पर्सनालिटी है डॉक्टर रश्मि चौबे मैम। मैम आपका स्वागत है। ये मानकोवर क्वालिटी कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं और अभी शी इज द प्रोफेसर एंड हेड ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। अभी she having 42 years of teaching experience. She she is a core finalist in UG and PG. 10 बच्चों ने पीएचडी कर चुकी है और 6 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी उनके अंदर पीएचडी कर रहे हैं और उन्होंने काफी रिसर्च पेपर्स पब्लिश की हैं, जिसमें से एक रिसर्च पेपर उनका इंटरनेशनल मैगजीन में भी पब्लिश हुआ है। शी इज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड चेयरपर्सन इन आरडीपीवी। हमारी सेकेंड ग्रेट पर्सनालिटी है डॉक्टर आभा तिवारी मैम। मैम आपका स्वागत है। शी इज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट एमएच कॉलेज ऑफ होम साइंस एंड साइंस फॉर वुमेन autonomous Jabalpur. She having a 40 years of teaching experience in UG and PG. She published 70 research papers in seminars and workshops at subjective topics and subjective listed. She also get awarded by late Lakshman God Award as an excellent teacher in 2016. This award is for state level and state government award. She also a member of Central Board of Universities in different universities and college. She is a chairperson in RDBB and different colleges and universities. हमारी ग्रेट पर्सनालिटी है हमारी नचिकेता कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रिया चंद्रा मैम। मैम आपका स्वागत है। मैम आज हम सभी आपका दिल से स्वागत करते हैं आप तीनों का। आज का हमारा वार्तालाप का विषय है पठन पाठन के बदलते आयाम। जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं टीचिंग एंड लर्निंग में, तो आज हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आपके दौर में जो टीचर स्टूडेंट रिलेशन पढ़ाते समय कैसे हुआ करते थे? सच मायने में तो उस समय गुरु शिष्य जैसी परंपरा ही चल रही थी और टीचर स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशन था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करता था। बच्चे थोड़ा दूर रहते थे और टीचर भी अपने आप को थोड़ा दूर ही रखता था, क्योंकि विषय की जो गंभीरता थी, जैसा जो मेरा विषय था उसमें सिर्फ हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन कक्षाओं के पश्चात बच्चों से हम बिल्कुल मित्रवत हो जाया करते। और उस समय का जो बदलाव था वो ये था कि हम उन्हें शोध परक, अनुसंधान परक शिक्षा पर ज़्यादा कहा करते थे कि भाई आपका ध्यान इस पे केंद्रित करिए। तो उन्हें ज़्यादातर हमने उनको ग्रंथालय या लाइब्रेरी में बहुत भेजा और इस वजह से क्या हुआ कि उनको रिसर्च बुक्स पढ़ने का और डिफरेंट मैगजीन्स और पेपर पढ़ने का एक मतलब कहना चाहिए उनको आदत सी लगाई थी कि अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो हम आपको नंबर नहीं देंगे। तो ये एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वहाँ हुआ करते थे, लेकिन एक मित्रवत व्यवहार जरूर रहता था। बस सिर्फ कक्षाओं में हम लोगों ने लेकिन अनुशासन का पालन जरूर किया। व्यक्तिगत कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ पढ़ाई से केंद्रित या अन्य विषय पर जो भी वो चाहते थे तो जागरूक करने का हमारा प्रयास रहता था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस समय छात्राओं में अनुशासन था और रिस्पेक्ट करते थे और अगर जो हमने कहा है कि ब्रह्म वाक्य समझकर उसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो नोट्स बनाते थे तो रेफरेंस बुक्स का सहारा लेते थे और उनको नोट भी करते थे। तो एक तरह से माहौल बहुत अच्छा था। जो वो नोट्स बनाते थे वो आपके अंदर बनाते थे या वो खुद से मतलब बैठ के अपने हम अलग से नोट्स उनको क्लास में जो नोट्स दिए हैं वो ऐसे नहीं दिए हैं, एकदम डिक्टेट नहीं करते थे। समझाते थे और उनको रेफरेंस भी बताते थे। ये भी बताते थे कि हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, आपको कौन कौन सी बुक प्रेफर करना है। तो इस तरह से वो जब नोट्स बनाते थे तो एक अच्छा खासा उनका जो तैयार होता था वो शोध जैसा तैयार हो जाता था। किसी भी विषय पे उनके जो नोट्स बनते थे वही एग्जाम में उनके काम आते थे। वो स्वयं कहते थे कि मैडम जब हम लिखते हैं तो हमें अपनी कॉपी के पेजेस याद आने लगते हैं कि हमने कहाँ क्या लिखा, इमेजिन। और हम उनकी कॉपियाँ चेक भी करते थे और उसमें उनको बताते भी थे कि कहाँ आपने गलत किया। एक बहुत अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट था। तो सीखने और समझने की जो
उत्कंठा थी, जो लालसा थी, Yes. वो जबरदस्त देखी जाती थी। और एक डिसिप्लिन तो था। और उसमें सच मानिए तो मैं तो विद्यार्थियों को भी इसका मतलब पूरा वो कहूँगी कि उन्होंने भी इस काफी चीज के मेहनत महत्व को समझा, और उन्होंने टीचर्स में डिफ्रेंशिएट किया कि कौन कैसा पढ़ा रहा है। तो उस तरफ भी वो ध्यान देते थे कि भाई ये इस तरह से पढ़ा रही है, तो ये कैसा पढ़ा रही है, मतलब इस तरह का भी उनके बीच में चर्चा हुआ करती थी। तो हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की है छात्राओं को पढ़ाने में, विद्यार्थियों को में अंदर से एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए कि कल देखो मैडम क्या पढ़ाने वाली। इंटरेस्ट। आखिरी का जो हमारा जो आखिरी लेक्चर होता था, उसमें ये जरूर रहता था कि बच्चों को कल पढ़कर आना। ओके ये एक उस समय की स्थिति। मैम, जैसे आज का क्या हो गया, आज के बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स के पूरे नोट्स पे डिपेंड हो जाते हैं। तो टीचर्स की भी नहीं, वो तो आजकल इंटरनेट और गूगल हाँ, पे भी नहीं डिपेंड मोस्टली करती है। ऐसा होता है कि बच्चे मैम आपने नोट्स नहीं भेजे हैं, हम कैसे पढ़ें। हाँ। तो उनको जो हार्ड वर्क होता है जो आप लोग करते थे वो हाँ। हार्ड वर्क करना है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते मैं तो ये कहूँगी कि जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें इन्होंने शुरू में जो आप पढ़े नई शिक्षा नीति, तो इसमें ज्ञान परक, बुद्धि परक, और एक तरह से कहना चाहिए कि समाज से जोड़ने का हुनर, अपने अपने हुनर को बढ़ाने का। अब वो कोई बंधन नहीं है कि आप ज्योग्राफी के साथ फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स के साथ आप म्यूजिक नहीं ले सकते, वो कोई बंधन उन्होंने रखा ही नहीं है। जिस चीज़ की हमें भी बहुत अभिलाषा थी, तो हम भी चाहते थे कि आर्ट्स का रहते हुए फिजिक्स पढ़ लें, तो ज्योग्राफी लेते हुए हम ये पढ़ लें, तो अब वो बंधन भी नहीं है। तो इससे क्या है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, व्यवहारिक ज्ञान, कला कौशल का वो विकास कर सकते हैं। पर अब क्या हो गया है कि इतना कुछ डाइवर्ट हो गया है कि वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये जो एबीसी है, एकेडमिक बैंक अकाउंट है, क्रेडिट्स है, तो इसको पाने में क्या हो रहा है कि वो बहुत अपने आप को थोड़ी सी जगह पे ही कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। तो जो ज्ञान का व्यापक विस्तार था, जिसको हम उच्च शिक्षा कहते हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाता, मिस हो जाता। और इसमें चाहिए कि हमारे शिक्षकों को भी बच्चों के साथ वो जो लिंक, जो एक बीच की जो कड़ी जो बनना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग। सो मच मैम, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, पुरानी शिक्षा पद्धतियों की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है, और जो पुरानी और नई शिक्षा पद्धति है उनके बीच में जो इवैल्यूएशन पैटर्न चेंज हुआ करते थे उनमें क्या अंतर आया। पुरानी शिक्षा पद्धति थी वो मुख्य रूप से सबको जोड़कर चलने के लिए साक्षरता बढ़ाने पर ज्यादा के, कि हमको सबको शिक्षा देना है, कोई शिक्षा से वंचित ना रह जाए। इसके साथ साथ उस समय जो किताबें लिखी जाती थी या जो उनमें अधिकतर हमें दूसरों के माध्यम से भारतीय ज्ञान को जानने का मौका मिलता था, तो विशुद्ध भारतीय ज्ञान का अभाव हो जाता था। उसका जो दृष्टिकोण होता वो वैसा नहीं होता था जो पूरी तरह से भारतीय दृष्टिकोण। इन सबको सुधारने का प्रयास नवीन शिक्षा नीति में, इसमें मुख्य रूप से जोड़ दिया गया है कि जो भारतीय ज्ञान है उसको हम भारतीय संदर्भ में ही जानें, उसको किसी और दृष्टिकोण से ना जानें, तो विशुद्ध भारतीय ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए ही। और दूसरी बात यह है कि हर समय में सामाजिक और आर्थिक जो चुनौतियां होती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो शिक्षा नीति की भी आवश्यकता होती है। जब पुरानी शिक्षा पद्धति थी जो 1986 में आई थी, उस समय की जो वैश्विक चुनौतियां थी वो स्थानीय ज्यादा थी, मतलब विश्व की चुनौतियां उतना सामना विभिन्न देशों को नहीं करना पड़ता था। पर वर्तमान में हमारे सामने जो वैश्विक परिदृश्य, उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी आवश्यकता तो थी इस बात कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति आए जो हमें विश्व के परिदृश्य में खड़ा कर पाए। इसलिए बहुत प्रयास किया गया है, बहुत लोग के विचारों को जानने के बाद इस शिक्षा पद्धति को लाने की कोशिश की गई है कि ये शिक्षा पद्धति इस तरह हो कि समग्र विकास, व्यक्तिगत विशेषताओं का ध्यान रखा जाए, लोग अपनी रुचियों के अनुसार अध्ययन कर सकें, बहुविषयक शिक्षा प्रणाली हो, किसी एक विषय पर, जैसा कि पुरानी पद्धति में होता था कि या हम कॉमर्स का चुनाव कर लेते थे या हम विज्ञान संकाय का कर लेते थे और बस उससे बंद जाते। पर इस शिक्षा पद्धति में ये प्रयास किया गया है कि बच्चा विज्ञान के साथ साथ वाणिज्य भी पढ़ सकता है, कला भी पढ़ सकता है, वह व्यावसायिक शिक्षा के रूप में भी एक विषय को चुन सकता है जिसमें उसकी रुचि है, और इस तरह से वह किसी एक विशेष क्षेत्र में अपना कौशल विकास कर सकता है। कौशल विकास के माध्यम से आवश्यकता जरूरी नहीं कि वह किसी नौकरी विशेष में जाए, जिस कौशल को वो अपने आप में पाएगा या उसका निर्माण करेगा, उसके आधार पर भी वह अपने को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे
बता नहीं सकते। धन्यवाद मैम आपका। मैम अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, पुरानी और नई शिक्षा पद्धति में जो छात्र हैं उनकी शिक्षा और शिक्षण में क्या विभिन्नता पाई जाए? अभी हमने अपने बीच में डॉक्टर रश्मि चौबे मैडम को और डॉक्टर आभा तिवारी को सुना। बहुत हद तक तो उन्होंने हमें बता ही दिया कि प्राचीन समय का परिदृश्य कैसा था, क्यों था, और आज का कैसा है। मुख्य बात जो आप पूछ रही है छात्र के, देखिए मैं दोषारोपण बिल्कुल नहीं कर रही, ये समाज की बदलती परिस्थिति का परिणाम। अब विद्यार्थी को हम लोग देख रहे हैं कि जो उसकी स्वयं की चेष्टा है, आम तौर पे जनरलाइज तौर पे कह रही हूँ, आम तौर पे वो बड़ी बिखरी हुई सी हो गई है और वो बस ये चाहता है कि मुझे 4 लाइन का रटा रटाया मतलब करने लायक आप दे दो, मैं उसको रट लूं। अभी डॉक्टर चौबे ने हमसे बताया कि कई किताबों के साथ, संदर्भ ग्रंथों के साथ पलट कर पढ़ कर संगतता बनाते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते थे। तो वो एक प्रकार का शोध होता था और मस्तिष्क भी उसमें अपना पूरा एक्सरसाइज कर लेता था। तो आधा तो हमको वही समझ आ जाता था और रट जाता था। जो विद्यार्थी था वो उचित ज्ञान को अच्छी तरीके से अपने अंदर समावेशित कर पा रहा था। अब क्या हो रहा है कि जो 5 लाइनें लिखी हुई है किसी गाइड में, या तो कहीं किसी ने उसको नोट्स दे दिए, उसने उसको रट लिया है, नाउ ही इज गिविंग लाइक दैट कि उसने परीक्षा के समय उसको पलट दिया। उसके अंदर वो चीज जज भी नहीं होती है, उचित ज्ञान भी नहीं आ रहा है। और एक ये ट्रेंड जो चल पड़ा है मैडम आजकल, मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स को लगता है कि वो बस स्वयं पढ़ लेगा। प्राचीन समय से एक मार्गदर्शक की, आप गुरु मत कहिए, मार्गदर्शक की कहिए आज शिक्षकों को, प्राचीन समय से एक मार्गदर्शक की आपको सदैव जरूरत पड़ती रही थी। कितना ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगी, शिक्षक की पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो वह जो एक संगतता होती थी हमारे भारतीय परिदृश्य में, उपनिषदों की बात कही, बैठना पास में, मूलतः वह यह था कि गुरु का के नजदीक शिष्य का बैठना, मतलब अब वो वैसा बैठना नहीं तो आमने सामने होना। अब बच्चे ये चाहते हैं कि हम कॉलेज ही ना जाएं, हम स्कूल ही ना जाएं, हम डमी एडमिशन ले लें। ये जो नए नए शब्द हैं हम लोगों ने अपने समय में कभी मैडम कोई डमी शब्द सुना था क्या? हम लोगों के लिए टॉपर, मेरिटोरियस कोई भी वो होता था जो सघन डेली अपने स्कूल और कॉलेज जाया मॉडल हुआ करते थे। रोज। हाँ, रोल मॉडल, रोल मॉडल हमारे वही होते थे। टीचर हमारे आदर्श, और हम लोग रोज कॉलेज जाए, स्कूल जाया करते थे और अपनी समस्या का वहीं के वहीं निदान किया करते थे, वार्तालाप। अब वह खत्म है। अब शिक्षक टीचर स्टूडेंट्स को बुला बुला के बता रहा है कि ऐसा। तो ऐसे में ना इतनी अच्छी शिक्षा नीति बनाई गई है, हुनर आधारित सर्व विषयों का ज्ञान वाली, और जो विशुद्ध भारतीय ज्ञान जो समक्ष आए उभर कर, सब कुछ देखिए ना आपके फाउंडेशन कोर्स में अब सब डाल दिया गया है। भगवत गीता भी है, ब्रह्म सूत्र भी है, सब कुछ आ गया है। किंतु सवाल ये है, पढ़ना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा। मेरी तो बस इतना ही है कि विद्यार्थियों को ये वाले 3 साल या 5 साल जो हायर एजुकेशन के हैं, इसमें काफी सतर्क होना चाहिए, सचेष्ट होना चाहिए। स्वयमेव उसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। दिशा निर्देश के अलावा स्वाध्याय जो मुझे बहुत ज्यादा कम दिख रहा है प्राचीन की तुलना। अच्छा, मुझे तो ये भी लगता है कई बार कि हमारी जो आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन गांव में रहती है, जहाँ से बच्चे पढ़कर आते हैं, आर्थिक असुरक्षा के कारण ना मोबाइल है, ना उनके पास लैपटॉप है, इवन करंट भी नहीं वहाँ तक पहुँचता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे वो वंचित रह जाती है और वहाँ तक बहुत योग्य शिक्षक भी नहीं पहुँच पाते हैं जो उनको पढ़ा सके, उनको बता सके। आप कितना भी कुछ कर लें, आपने कितना कुछ बदलाव लेकर आया, पर जब हम ग्रामीण क्षेत्र के से जो बच्चियां आती हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि इनके साथ हम क्या करें। हम स्वयं असमर्थ हो जाते हैं। उनको बताते हैं कि ये वेबसाइट देखो, ये लिंक है और ये इसमें तुमको जाके देखो, तुमको सब मिल जाएगा। हम भी बताना चाहते हैं उनको नई नई चीजें, पर कई बार वो बेचारे कोप अप नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ये भी मजबूरी एक सामने आती है कि हम चाहते तो हैं बहुत जल्दी जल्दी इनको करना, डेवलप करना, पर कहीं बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो ये हमारे साथ संसाधनों की उपलब्धता और कहीं प्रगति के अगर प्रचार प्रसार भी नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी तो मैंने कई बार टीचर्स से भी बात करके देखा, तो बहुत सारे टीचर्स को भी मैडम कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन रहता है।
हम तो ये कहते हैं कि जो हुनरमंद है उसका आप और हुनर बढ़ाएं, तो वो मिट्टी के बर्तन बनाना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरह का किसी भी कौशल। तरह का कौशल। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जो आखिरी बच्चा है जो गांव में रहता है, उसको हम मुख्य विकास की धारा में कैसे लाएं? मेरा ये कहना है कि उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो यही होना चाहिए। आखिरी बच्चे तक तक लास्ट पहुंचे हमारी लास्ट लास्ट तक तक हाँ वहाँ तभी तक पहुंचना चाहिए। होते हैं। नहीं कि तो हर ये तो कुछ लोग समग्र विकास है। हाँ कुछ लोग बढ़ जाएंगे, कुछ लोग से वैसे रह जाएंगे। मैडम की क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति को शुरू से ही ऐसा बना के रखा गया था कि हम आज तक भी गुलामी थे, अब परिवर्तन। अब मैकाले से मैकाले की शिक्षा पद्धति तो क्योंकि ये तीसरी शिक्षा पद्धति है हाँ। स्वतंत्र भारत से। अब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई अगर हुनरमंद है, जैसे मैडम ने कहा उसको घड़ा बनाना आ रहा है, तो क्या उसको उसकी स्पेशल पहचान दी जाएगी? उसे लगेगा जब तक कि हम कॉपी में लिखकर पास नहीं होंगे तो डिग्री तो इसलिए वो इसको सेकेंडरी छोड़ रहा है। लेकिन पिताजी इस- बना रहे हैं, वो नहीं बना रहा है। इस पॉलिसी में लेकिन ये सुविधा दी गई है। आप एक साल पढ़ लो, फिर आपको चेन्नई में कोई काम मिला तो वहाँ चले जाओ, फिर वहाँ काम करने के सीखने के बाद वापस आके फिर अपनी डिग्री पूरी कर इसका सकते हो। सही ढंग से मल्टी एंट्रेंस मल्टी एग्जिट दोनों चीजें हैं इसमें। तो इससे ये कोई मतलब बहुत जबरदस्त पॉलिसी है ये, ऐसा नहीं है, पर इसको पूरी तैयारी के साथ लागू करना और थोड़ा समय के साथ क्या आई। और अभी सब तक इसकी जानकारी समझ जो है ऐसे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कोई आपसे पूछते हैं कि मेजर क्या है हमारा, जबकि कितनी परिचर्चा हो चुकी, कितना बताया जा चुका। और वो एक जो ट्रेंड है ना महाविद्यालय या विद्यालय नहीं जाने का, वो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप। जब वो संपर्क में नहीं होते तो परिचित नहीं होते। हाँ, परिचित नहीं हो पाते, वो लाभ भी नहीं ले पाते। नहीं पे पाते। एक से एक ज्ञानी प्रोफेसर लोग हैं, लेकिन चूंकि वो आ ही नहीं रहे, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि वो कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाए। मैं तो कहती हूँ भाई नदी थोड़ी ना आएगी तुम्हारे पास, प्यासे हो तो तुम नदी के पास आओ, नदी के पास जाओ, कुएं के पास से अब मैडम मैं देखो भोक्तावादी संस्कृति के चलते मैं तो विद्यार्थी से ये भी कहती हूँ कि फीस आपने तो ये अधिकार खरीदा है कि आप हमसे पूछो, हम आपको बताएंगे। बस फीस तो पे ये बात क्या भी खर्च कहती चले जाते। है, पात्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास जितनी जगह होगी, शिक्षक तो तैयार होता है देने के लिए, पर लेने वाला भी तो तैयार होता है, बहुत उसमें डाल पाए। बहुत जल्दी हम सिस्टम को दोष नहीं दे रहे हैं, किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, तो सवाल ये कि हम इस ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर कि आप बाहर देखिए, कहीं भी देखिए प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि नॉलेज ओरिएंटेड तो आपको होना ही पड़ेगा। आप कंपटीशन में कैसे सामने आएंगे? तो अगर आप अपने आप को इतना अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम? तो इसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप हम लोग जब इलेक्टिव या वोकेशनल कोर्स के बच्चों को देखते हैं तो उनको प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है कि हम कहाँ क्या करने चले जा रहे हैं, क्या हम सामुदायिक योजना से जुड़ रहे हैं, तो ये सब कुछ नहीं पता। उन्होंने पिछले साल के किसी बच्चे के एक्चुअली ये जो प्रणाली है वो मूल्यांकन के भी बहुत लचीलेपन की तरफ जाने वाली। ऐसा नहीं है कि परीक्षा के अंक ही सब कुछ है। जैसे उनको 4 टेस्ट देने 10-10 नंबर के, उसमें जो सबसे उत्तम वाले जो होंगे वो 3 काउंट होंगे। इसलिए हर दृष्टि से पिछली प्रणाली से इसमें बहुत सारे सुधार, बहुत सारे रिफॉर्म किए गए जो बच्चों के हित में, विद्यार्थियों के। अब थोड़ी चुनौती बन बनती है, से शुरुआत होनी चाहिए और आचार्यों के बाद ही सही ढंग से लगातार सेमिनार कराने चाहिए, लगातार परिचर्चा कराएं। फर्स्ट ईयर में जो बच्चा एडमिशन लेता है उनके साथ लगातार आप एक पूरी टीम बैठा जो उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लगातार बताते जाते उनको अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, तो मालूम नहीं रहता है इसकी अहमियत क्या है, इससे आप क्या सीखते और कहाँ आपको ध्यान रखना है, किन चीजों को करना। अभी वो विषय के बारे में जैसे पुराने हैं उससे चले आ रहे हैं तो ये नहीं पता है कि इलेक्टिव में क्या ले सकते हैं, वोकेशनल में क्या ले सकते हैं। जैसे वोकेशनल अपनी रुचि के अनुसार वो हर साल बदल सकते हैं, पर बच्चा पुराने हिसाब से समझता है एक बार मैंने जो वोकेशनल ले लिया वही मैं सेकेंड ईयर में लूँ, वही मैं थर्ड ईयर में लूँ, जिससे वो वंचित रह जा रहे हैं। मतलब व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी है, परंतु बच्चे उसको समझे और आगे बढ़े, ये जरूरी है। आर्थिक असुरक्षा बच्चों में ज्यादा है, पर वो खासतौर से मैं छात्राओं के लिए कहूंगी, लड़कों को तो ठीक है, छात्राओं में भी यही चीज है। मुझे ये लगता है कि हम डिग्री ले लें जिससे हमारा विवाह अच्छे से हो। ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। आर्थिक आत्मनिर्भरता यदि उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक वो इस चीज को अच्छे से लेंगे नहीं। और यही हम लोग समझाते हैं कि स्वरोजगार,
खुद को रोजगार देना, ये सब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छा दिया हुआ है। बहुत सारी बहुत सारी योजना शासन ने कमाओ दी है। योजना, व्यवसाय कौशल को बढ़ाने की बढ़ावा वजह, देने की। मतलब यहाँ पढ़ के निकलने के साथ बच्चे की व्यवस्था है कि वो आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करे और समाज में अच्छा स्थान प्रतिष्ठित, बल्कि दूसरों को भी व्यवसाय दे सकता है दूसरे उसके माध्यम से। स्वरोजगार का अकेले वो मतलब शासकीय सेवा के लिए मतलब मोहताज हाँ, नहीं। देखिए 10 साल में हम लोग 300 गुना स्टार्टअप बढ़ा चुके हैं। ये भी मतलब एक बहुत बहुत बड़ा बड़ी अचीवमेंट है बात कि है। 10 साल में हमने कितना कुछ कर लिया। कुछ स्टार्टअप हमारे इतने अच्छे चल रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को मतलब मात दे रहे हैं। तो ये सब बदलाव की जो प्रक्रिया है ये हायर एजुकेशन से तो आती है, और ये काम है कि हम टीचर्स जो है बच्चों को सब बताएं उनको, लेकिन ये भी है कि वो क्लास में तो आए। हाँ, बस सबसे हम पहली बात बताएं तो यही उनको। बात। जब मिले वो हमसे तब हम उनको बताएं। कई बार हम लोग इसलिए कुछ तरह किस तरह के वेबिनार सेमिनार करते हैं कि चलो घर पे बैठे हो, हम लिंक भेज रहे हैं, आप हमारा भाषण सुनो। अब मजबूरी में हम लोगों को कई बार ये भी करना पड़ता है। और ये भी एक प्लस पॉइंट है कि ऑनलाइन ई कंटेंट, हाँ, इवन यहाँ पे न केवल बच्चों, शिक्षक के प्रशिक्षण पे भी इस प्रणाली में बहुत बहुत मजबूत हम दिया लोग गया है। करते हैं। ई कंटेंट बनाना हाँ, है, हम लोग खुद यूट्यूब ई है, कंटेंट बच्चों के बनाते पास हैं। असंख्य माध्यम है एक सीखने स्वयं के। पोर्टल है जिसमें इतने बहुत ज्यादा, अच्छे बहुत सिलेबस है। ज्ञान हाँ, पोस्ट, स्वयं पोर्टल, बहुत बहुत अच्छे सारे सिलेबस डिजिटल है। प्लेटफॉर्म। बच्चे उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते। हाँ, मैंने तो बच्चों की इतनी कोशिश की कि बच्चे इस तरह के इसमें पाठ्यक्रम में रजिस्टर्ड हो जाए, रजिस्टर्ड हो, उससे उनको बहुत कुछ बहुत कुछ मिलेगा। उनकी Even mentality government, हो गई है ना मैम कि ये सारी चीजें टाइम वेस्ट है, हाँ। धीरे धीरे मैं कुछ और नया नहीं, बस थोड़ा सा परिवर्तन क्रेडिट चाहिए। सिस्टम है, क्रेडिट है, मतलब ऑनलाइन कोर्स करके भी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी प्रावधान मैम है। बेसिकली उनको कोई चीज नहीं पता जो हमारे क्रेडिट पॉइंट्स है वो हाँ। डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स है उनसे भी गेन हो सके। बिल्कुल, मतलब ऐसा वो एक कक्षा पर बंधन नहीं है उनका, पर वो सीखे, किसी भी माध्यम से सीखे। मेन ये प्रणाली कहती है वो अपने आप को आगे ले जाए, उन्नत बनाए और सीखे। एनरिच करने के लिए इतना कुछ दिया हुआ है, और सवाल ये उठता है कि हम बच्चों को कैसे वहां तक लेकर आए। इसमें मैं तो कहूंगी कि शिक्षकों की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शिक्षक, अभिभावक, समाज, सब खुद छात्र, जब सभी सभी मिलकर, प्रयास हाँ। करें निश्चित। क्योंकि कई बार हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मेजर माइनर पेरेंट्स पूछ के जाते हैं। हाँ, उनको बताते हैं कि वो कहते भी हैं कि आप उनको समझा दीजिएगा, तो वो बोलते हैं कि हम पहले हम समझ लें फिर हम उनको समझाएंगे। थैंक यू मैम आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप सभी के लिए है कि जो हाल ही में जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसे लेकर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब जो टिप्स एंड प्रोटोकॉल्स हम पुराने टाइम पे चलाते आए हैं, जैसे आपने बताया था कि एक एक नोट्स हम खुद जाके रिसर्च बुक से बनाते थे, तो उस वे में आप हमारे बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो कैसे पढ़ाई में अपना पैटर्न चेंज करें, ताकि अभी आपका पैटर्न जो देखा है मैंने, बच्चे क्या करते हैं हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप समझा दीजिए, फिर मैं नेट से देख लूंगा या फिर मैं खुद अब आपके नोट से देख लूंगा। तो उस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों काफी डिस्कशन तो मैंने काफी हाँ, बोल लिया है इससे, और यही टिप्स जो है वो टिप्स तो मेरा यही कहना है कि मुझे पता नहीं क्यों ये समझ में नहीं आता कि जब बच्चा पढ़ता है, स्कूलिंग खत्म होती है, तो वो क्यों नहीं अपना कोई एक प्लान का तैयार करता है कि मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है। तो उस ऑब्जेक्ट को लेके पहले वो आगे बढ़े। टिप्स तो मेरा यही है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको स्कूल डेज से ही समझ में आ जाता है। विषय का क्या चुनाव करेंगे, क्या बनना चाहेंगे, और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तो आपके लिए सारे रास्ते ही खोल दिए हैं कि आप कुछ भी बनना चाहते हो, आप साथ में ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकती है। इवन अब देखिए 12th में बच्चा मैथ्स लिए है तो वो नीट भी दे सकता है, वो जेई एडवांस भी दे सकता है, दोनों उसके लिए ऑप्शन खोल के रख दिया उन्होंने। तो इतना अच्छा कुछ एनवायरनमेंट होने के पहले सबसे पहले बच्चों को ये सोचना है कि वो बनना क्या चाहते, वो करना क्या चाहते, और वो अगर अपने ही ऑब्जेक्टिव में, अपने ही उसमें ढोल मतलब ढीलम ढोल है और उनको यही नहीं समझ में आ रहा, तो गलती वहीं से शुरू हो जाती है। तो उनको कोई ना कोई रोल मॉडल देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चुनाव करना पड़ेगा, और बाजार है एक तरह का, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, और कंपटीशन में आप घुसे हैं तो ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। टिप्स तो यही है कि पहले अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करो और वीकनेस पे भी काम करो। स्ट्रेंथ जो है वहाँ आगे बढ़ो, वीकनेस पे, और हर वक्त अपना एनालिसिस करते रहो कि भाई ये चीज जो है, मतलब सेल्फ एनालिसिस, ये गड़बड़ हो रहा है, ये मेरा सही है। इसको हम लोग जैसे बोलते हैं ना SWOT एनालिसिस, वो बहुत जरूरी है। आपको खुद को
खुद से खुद को करने का, क्योंकि टीचर्स आपको घोट के पिला तो नहीं सकता। पहले बच्चे को खुद भी अपना माइंड जो है वो सेट करना पड़ेगा, और उस सेट करने के बाद फिर अब तो सूचनाओं का अनंत आकाश है, जहाँ चाहे वहाँ उड़ान भर सब सकते मिल हैं। जाएगा। इतना कुछ है, हम लोग के समय तो कुछ भी नहीं था। हम तो अभी तक अफसोस करते हैं कि ये होता तो हम ये कर लेते। आप सोचिए कि हम लोग बीबीसी की न्यूज सुन के उससे नोट्स बनाते थे। मतलब पॉलिटिकल हमको कोई बात करनी है या लिखना है, हम लोग बीबीसी की न्यूज सुनते थे, CNN की तात्कालिक न्यूज में सुनते मिलता थे, नहीं क्योंकि था ना। तत्कालिक हमको पेपर में इतना मिलता नहीं था। तो हम ब्लिट्स पढ़ रहे हैं, करंट पढ़ रहे हैं, हम लेट्स वीकली पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। दिनमान पढ़ते थे, बहुत सारे करंट अफेयर्स की चीजें इतनी नहीं आती थी, तो हम बीबीसी सुन रहे हैं। लेकिन अब बीबीसी को कौन सुनता है? इतनी चीजें हैं, इतना कुछ करने को है। 5th 6th क्लास के बच्चों से बात करनी, वो आपसे 50 गुना जानते हैं। वो पाइथन जानते हैं, कोडिंग रिपोर्टिंग जानते हैं, वो हर चीज जानते हैं वो। अब 4th 5th में है अभी, क्या कर रहे हैं बच्चे आजकल? तो पहले तो ये दिग्भ्रमित ना हो बच्चे, पहले अपना एक टारगेट फिक्स करें कि हमको ये करना है, उसके उस लाइन को पकड़ के फिर। लेकिन एक चीज है कि कंपटीशन में आपको बहुत सारी बातों को जानना चाहिए। हमारे समय ऐसा नहीं था। हम लोग अगर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने तो हमें, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, नॉर्मल बात कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से जानते थे, पढ़ते थे, पढ़ के पढ़ा भी रहे, समझ भी रहे। पर अब अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं तो आपको मैथ्स भी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स भी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस भी चाहिए, ज्योग्राफी भी चाहिए, और फिजिक्स भी चाहिए। एवरीथिंग यू शुड नो, क्योंकि क्लास में आपसे बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि उसने बहुत सारे विषय लिए हुए। वो यहाँ से फिजिक्स की क्लास अटेंड करके अब इकोनॉमिक्स में आया है, तो आपको कोरिलेट करके बनना चाहिए सब चीजें। वो म्यूजिक सीख कर आया है, और आगे एमएन सीख के आया, हमारी क्लास में आके बैठ गया इकोनॉमिक्स, तो उसी धुन में है वो। तो हमको भी मालूम होना चाहिए बहुत सारी बात। तो दोनों ही तरफ जो है, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, दोनों ही फोकस रहें, और इस सूचनाओं के आकाश में गगनचुंबी जो पूरा अनंत विशाल विस्तार जो फैला हुआ है, इसमें गोते लगाएं, कुछ ना कुछ मोती जरूर हाथ में आएंगे। मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे अभी वोकेशनल और इंटर्नशिप आया है, पहले के टाइम में जो होता था, हम लोग ने भी जब ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ा था तो हम लोग प्रैक्टिकल बेसिस पे देते थे। तो ये जो इंटर्नशिप और वोकेशनल आ गई, ये कैसे चेंजेस बच्चों के लिए और अच्छे से ला सकते हैं, और हम कैसे जो बच्चों के बीच में ये इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि जो वो इंटर्नशिप करते हैं, समटाइम्स बोलते हैं कि हमारी खुद की शॉप है, हम वहां से अपनी इंटर्नशिप, तो उनको वहां से ना करवा के किसी बेटर सब्जेक्टिव में डालना, तो उस चीज को हम कैसे और ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों के बीच में? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक पैटर्न होता है वो ये रहता है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में कहीं से टाई अप करते हैं, और ऐसी जगह से टाई अप करते हैं जहाँ से कि हमारे बच्चे वहाँ जाके सीख सकें, और कुछ बच्चे अपने आप से भी कर। लेकिन क्या हो गया है, इंटर्नशिप पर लोगों ने गलत आत लगी हुई है। उन लोग क्या करते हैं, जाते हैं 5-6 दिन वहाँ जाएंगे, कुछ अच्छे से नहीं सीखते हैं, अटेंडेंस लेके और थोड़ा बहुत वहाँ से देख के आ जाते हैं। दरअसल इंटर्नशिप में ऐसा होना चाहिए कि उनको वहाँ स्ट्रिक्टली वहाँ सिखाया जाए, उनको पैसे भी दिए जाए इस काम के लिए, जैसे कि पे किया जाए, और उनको ये मतलब मैंने तभी उनको ये प्रमाण पत्र दिया जाए जब उनको ये महसूस हो कि हाँ इन्होंने सीखा है, और वहां पर भी वो एग्जाम सब मतलब कठिन तो होगा, लेकिन इस इंटर्नशिप का, ऐसे इंटर्नशिप का ना अभी कोई फायदा नहीं। ये आप और हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि बच्चे से जब आप वाइवा लेते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो जिस तरह का वो वाइवा में जो आंसर देते हैं, एकदम तैयार रहता है, उनका आंसर बढ़िया देते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं दाया बाएं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि इन्होंने सीखा नहीं है। तो ये जो सीखने की जो ललक है, ये भी खुद से, और इंटर्नशिप में भी बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार जाना चाहिए। मेरे चाचा है या मेरे घर में है या मेरा ये है वो, इस तरह की इंटर्नशिप तो करने का कोई मतलब नहीं। आपकी रुचि क्या है, आपने क्या सोचा है आगे बनने का, तो वहां जाइए। जैसे मुझे बैंकिंग में अगर इंटरेस्ट है, मैं बैंकर बनना चाहती हूँ, तो मैं क्यों नहीं किसी बैंक को मतलब है ऊपर, और वहां जाके मैं अपनी इंटर्नशिप पूरी करूँ। इसके लिए प्रयास शुरू से करना पड़ेगा, आज से नहीं करना पड़ेगा कि अब इंटर्नशिप शुरू होने वाली तो आज से। इंस्टीट्यूशन आपको वो सुविधा नहीं दे रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं इस तरह के, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। तो हम लोग जिनसे टाइप करते हैं वहाँ तो हम भेजे, जैसे मैडम के कॉलेज में हमारे यहाँ की बच्चियाँ आई, और मैडम उन्होंने क्या आपके यहाँ बच्चों ने इंटर्नशिप किया, और जब हमारी ड्राइंग पेंटिंग की बच्चियाँ जो वहाँ से कढ़ाई बुनाई और टेक्सटाइल में जब लेकर आई, हमको दिखाया उन्होंने। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये तुम लोग कहाँ से कारनामा करके आई भाई? बताया कि मैडम हमने वहाँ से किया।
तो उनसे जब बात की, हमारा जो विषय नहीं था ये, हाँ। हम तो इकोनॉमिक्स के थे, और हम यूं ही उनसे बहुत देर बात करते रहे। जब उन्होंने बताया, हमने उनका काम देखा, तो उन्होंने जो टेक्सटाइल में जो काम किया है ना, तो जिस तरह से पेंटिंग करते ना, पेंटिंग स्टाइल में किया, तो ये एक नया मतलब बनकर आया कुछ होता है। सीखा। मैडम हाँ। का जो कहना बिल्कुल सही, इसलिए क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें मेजर सब्जेक्ट में ही बच्चा इंटर्नशिप करता है, वहाँ ही ये तय हो जाता है कि जो उसका मुख्य विषय जो उसने अपना चुनाव किया है उसमें वो इंटर्नशिप कर रहा है, मतलब वो उसमें आगे बढ़ेगा। और जो मनुष्य है और पर्यावरण, उनको जोड़ने के लिए इंटर्नशिप है कि हम अपने परिवेश को जानें, अपने पर्यावरण को जानें और हम अपने आप को भी जानें। जब हम अपने आप को जानेंगे तो हम ज्यादा अच्छा प्रदर्शन उस क्षेत्र में कर पाएंगे जो हमारे रुचि का है। तो ये मतलब पॉलिसी तो बहुत ज्यादा अच्छी, बस बच्चे को जो मैडम ने जैसे कहा कि शॉर्ट एनालिसिस है, तो मैडम ने स्ट्रेंथ वीकनेस बताई, उसके साथ अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर और थ्रेट्स यानी चुनौतियां, इन सब के लिए जब प्रिपेयर होगा तो निश्चित रूप से सफलता उसे मिलेगी। तो इंटर्नशिप जो है वो इसी तरीके से इंट्रोड्यूस की गई है। पहले सिर्फ वो थर्ड ईयर में होती थी या एमएससी फाइनल में होती थी, अब वो प्रति वर्ष, जिससे न केवल सैद्धांतिक ज्ञान, इसका व्यवहार, क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली हुनर बेस्ड है कि बच्चा अपने आप को जाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और वहाँ उन विषयों का चुनाव करे बंधन मुक्त होकर। अगर उसे आर्ट्स में रुचि है, उसको लेने के साथ साथ वो विज्ञान की भी अगर उसमें प्रैक्टिकल रुचि, तो उन विषयों को ले सकता है। ये स्वतंत्रता इसलिए दी गई है कि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके, समावेशी विकास कर सके और मतलब जब वो जीवन में जाए तो हर दृष्टि से वो निर्भर अपने ऊपर रहे, आत्मनिर्भर। मुझे तो ये लगता है कि वो इसे मात्र परीक्षा देने जैसा सीमित ना रखें, क्योंकि ये उनके लिए सही में अवसर है कि वो पढ़ते हुए एक कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रशिक्षित करें। तो वो कार्य क्षेत्र उन्होंने जो भी चुना, उस क्षेत्र में जाकर के वो जैसे जॉब करता है इंसान ना, उसकी एक स्मॉल सी ट्रेनिंग, तो ऐसे कौन किसी को करने देगा। इस नई शिक्षा नीति के चलते जैसे हमारे कॉलेज में इतने सारे एमओयूज किए हम लोगों ने, एमएसएमई के साथ किए, भारत सरकार के साथ किए, कितने फील्ड हैं, लाखों, इतने फील्ड है। अच्छा, अगर उन संस्थाओं में जाके ये अलग से करें तो इनको कई मतलब जैसे 30,000, 35,000, 25,000 ऐसी फीस देना पड़े। किंतु जब हम लोग अपने कॉलेज के साथ टाई अप कर रहे हैं तो कहीं 2,500, तो कहीं 3,000, कहीं 2,000, मगर उसे ये समझना होगा कि ये सब ऑर्नामेंटेशन होना चाहिए। इंटर्नशिप हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, और ये एक गहना सा मुझे मिल रहा है जो मेरी डिग्री के साथ साथ फर्स्ट ईयर में जुड़ गया। और केवल एक ही नहीं हो सकता, मैंने फर्स्ट ईयर में 1.5 महीने वाले 2 कर लिए हो, पर लोगों की मानसिकता क्या है, एक कर लिया, इंटर्नशिप हो गया, बात खत्म। यहाँ बात मात्र इंटर्नशिप की नहीं है, बात तुम्हारे अंदर हुनर भरने की। तो 3 साल में तुम कितना कुछ करके निकल सकते हो। और जब एज कंपेरिजन कहीं पर भी जॉब की बात है, भाई देगा तो दक्ष ही व्यक्ति कोई ना, कोई अधिकांश तो प्राइवेट क्षेत्र है। प्राइवेट क्षेत्र में तो ये देखा जाता है, अच्छा इससे कंप्यूटर भी बन रहा है, अच्छा ये तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर पा रहा है, बढ़िया है, इसका स्किल बहुत अच्छा है, ये बोलता भी बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा, इसको लेके क्यों उसने दिखा दिया सर्टिफाइड, उसने अपना वहाँ पर प्रतिशत मायने नहीं रखते नहीं हुनर। रखता। आज जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जहाँ भी योग्यता है, हुनर योग्यता के आधार, हुनर के आधार पर ही आपको कहीं बहुत कहीं तो ऐसा भी हो कि आपने किसी कंपनी में इंटर्नशिप की है ना, वहाँ जॉब भी मिल जाए। हाँ, बिल्कुल। तो आप देख लेते हैं ना, वो बड़ा इवन कई बार बच्चे पढ़ते पढ़ते उनको ऑफर मिल जाता है। पर ये चांस है, ऐसे चांस कहाँ मिला था कि फर्क हो जाए, गलत हो जाती है, ये मतलब ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री का पास होना वो मात्र गेट पास है कहीं के लिए। कोई भी चुनाव तो आपका, आपके और कौशल ये भी कह सकते हैं कि प्रतियोगी से- परीक्षाओं के लिए वो बाध्यता है, बाकी हुनर तो आपके लिए किसी भी एक इस तरह का नहीं कि ये डिग्री ही आपके पास है। यदि हुनर है तो लोग उसको मतलब बिना मतलब किसी डिग्री के भी हुनर के आधार पर उसकी कीमत दी जाती है। बस हम सभी का विद्यार्थियों से भी कहना है कि कृपया आप सभी अपने अंदर कौशलों की मान कर ले, और आपको मौका हम लोग दे भी रहे हैं, और सरकार ने तो इतनी अच्छी नीति बना करके दी है, उस पर चलिए, उस पर उसको सफल बनाए, अपना योगदान दें। तब तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत पुराने समय से ही बोला गया है कि कामचेष्टा बको निध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी गृहत्यागी हमसे तो ये कहते हैं अल्पाहारी में एकदम फास्ट फूड खा खा के अपनी आंख को खराब मत करने, और गृहत्यागी से मतलब कि थोड़े कम कंफर्ट में रह करके जागृत के चेष्टावाद और अपने अंतर मन की भी सुने।
भारत की युवा है आप, बहुत बड़ी बात है भारत को विकसित करने, आपका तो योगदान बनता ही। थैंक यू सो मच मैम, आप सभी का आपने बहुत अच्छे विचार हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे रखे गए, और मैं चाहूंगी कि शायद वो इन चीज़ों को सुने और समझे कि एक्चुअली में उनके लिए क्या चीज़ें लेके आए हैं, और उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी को वो गेन करें। थैंक यू सो मच, थैंक Thank यू you. आप सभी का।